नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है गौरव कुमार ने, और गौरव जी ने बहुत विस्तार से अपना प्रश्न यहां पर पोस्ट किया है। गौरव जी, आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी 2 डॉटर्स की मैरिज और एजुकेशन के लिए। 15 साल में 2 करोड़ रुपये जुटाने हैं आपको, और बेटियों की उम्र है, एक की 1 साल और दूसरी बेटी की उम्र है 2.5 साल की। साथ ही आपका एक बेटा है जिसकी उम्र है 4 साल की, ऐसा आपने लिखा है। और बेटे की एजुकेशन के लिए 12 ईयर्स में 1 करोड़ रुपए की आपको ज़रूरत है। साथ में 10 साल में आपको एक घर खरीदना है, और घर खरीदने के लिए भी आप 1 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। और 23 साल के बाद 3 करोड़ रुपए आप चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो इस पर आप चाहते हैं कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किन फंड्स में करना चाहिए। देखिए, आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि अच्छी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकें। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 23 ईयर्स के बाद यदि आप 3 करोड़ रुपए प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, तो शायद ये कम रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी के लिए एक रकम तय की है, और आपने बताया कि आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ की है, तो जो खर्चे होते हैं वो भी उसी हिसाब से होते हैं। और यदि मैं इन्फ्लेशन को यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो 23 ईयर्स के बाद शायद 3 करोड़ रुपए काफ़ी नहीं रहेंगे, तो ये राशि ज़्यादा होनी चाहिए। बट बेशक यदि मैं ये कैलकुलेट करूँ कि जैसा आपने कहा है कि 40,000 रुपीज़ पर मंथ आप सेव कर सकते हैं इस वक्त पर, तो उसको लेकर प्लानिंग करते हैं। देखिए, यदि 40,000 रुपया महीना आप निवेश करेंगे, और यहाँ पे एक बात और हम ऐड कर लेते हैं कि आप 10% से स्टेप अप करेंगे, क्योंकि उम्मीद है और विश्वास भी है मुझे कि आपकी इनकम समय के साथ बढ़ेगी। तो हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि 10% से आप स्टेप अप करेंगे, हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे। तो यदि मैं 12% का CAGR मानकर चलूँ तो 10 साल में, क्योंकि पहला गोल जो है वो आपका 10 ईयर्स के बाद है जो आपको घर खरीदना है, तो 40,000 रुपीज़ 10% का स्टेप अप, 12% का CAGR मैंने यहाँ पर माना है, और इस हिसाब से 10 साल में आपके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि यहाँ से आप 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लें, वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि आप घर लेंगे तो थोड़ा आप लोन भी ले सकते हैं, तो इस 1 करोड़ 30 लाख में से आप मान लीजिए कि 30-40% आप यूज़ कर लीजिए डाउन पेमेंट के लिए, बाकी पैसा आप रखें अपने नेक्स्ट गोल के लिए। अदरवाइज़, क्योंकि फिर 12 साल के बाद आपको ज़रूरत है बच्चे के एजुकेशन के लिए 1 करोड़ की, और 10 साल के बाद जो पैसा इकट्ठा हो रहा है फिर 2 साल ही बचते हैं दूसरे गोल के लिए। तो यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि कुछ पैसा बचाइए, और फिर बच्चे के एजुकेशन के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यदि मैं मान के चलूँ कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो रहे हैं, और इसमें से आप 50 लाख रुपीज़ घर के लिए रख लीजिए, लेकिन बाकी जो 80 लाख रुपीज़ हैं उसे आप रहने दीजिए, जो आपके काम आएंगे बच्चे की एजुकेशन के लिए, और अपनी SIP भी आप जारी रखिए। तो अभी जो 40,000 पर मंथ का आप SIP करेंगे, और हम बात कर रहे हैं कि 10% से स्टेप अप करेंगे, तो आज से 10 साल के बाद जो आपकी SIP होगी, यानी 11वें साल में, वो होगी 1,03,750 रुपये की। तो और मैंने कहा कि 80 लाख रुपया आप बचाइए, उसमें से आप सिर्फ 50 लाख ही यूज़ कीजिए घर के लिए, बाकी लोन लीजिए। उस वक्त तक आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी, मुझे उम्मीद है आप EMI भी पे कर पाएंगे, और साथ ही SIP भी आप डेफिनेटली जो प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से आप कर पाएंगे। तो उसके बाद बचेंगे आपके पास में 2 साल। लेकिन आपके पास यदि देखा जाए SIP के हिसाब से, और जो आप पैसा बचा के रखेंगे, तो आपके पास अगेन करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए होंगे। तो 1 करोड़ का आपका जो गोल है बच्चे के एजुकेशन, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। बाकी जो बचे 30 लाख रुपए, उन्हें आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए, और साथ में SIP जारी रखिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट गोल्स हैं वो भी आपके पूरे हो पाएँ। क्योंकि 12 साल के बाद यदि 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, और 15 साल के बाद में आप 2 करोड़ की बात करें, तो आपके पास बीच में 3 साल ही बचेंगे, तो समय काफ़ी कम रहेगा उस बीच में। तो लेकिन आप SIP बढ़ाएंगे तो ये भी मुमकिन हो पाएगा। शायद 40,000 से ये काम ना चले, लेकिन
समय के साथ 10% का स्टेप अप तो मैं आपको सजेस्ट कर ही रहा हूँ, साथ ही आपको और भी समय समय पर टॉप अप करना पड़ेगा। जब भी आपके पास पैसा आए तो आप ऐड करते रहें। दूसरी बात, इस वक्त के हिसाब से मैं कुछ फंड्स आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 साल तक आपको उन्हीं फंड्स में रहना है। रह भी सकते हैं यदि फंड्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। यदि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो आपको वहाँ से निकल कर दूसरे फंड्स में स्विच करना होगा। तो इसके लिए हम टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, रीबैलेंसिंग करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो खैर 40,000 रुपीज़ से तो शायद सारे के सारे गोल नहीं अचीव हो पाएंगे यदि सिर्फ मैं 40,000 स्टार्ट करूँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप टॉपअप करते रहेंगे, स्टेप अप करेंगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। तो अब बात करते हैं स्कीम्स की, क्योंकि नज़रिया लंबी अवधि का है। तो ऐसे में एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप फंड के लिए आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। साथ में एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मिड कैप के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा फंड है। मैं इस वक्त आपको एक स्मॉल कैप फंड ऐड करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, फ्यूचर में आप जरूर ऐड कर सकते हैं। इस वक्त पर एक मल्टी कैप फंड को आप ऐड कीजिए, तो मल्टी कैप के जरिए आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। और मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही एक वैल्यू स्टाइल का फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और इसके लिए ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। साथ ही आप एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और इंटरनेशनल फंड के लिए आप एक नेस्डैक 100 फंड, चाहे तो ICICI प्रूडेंशियल नेस्डैक 100 फंड या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड कंसिडर कर सकते हैं। तो अब क्योंकि आप 40,000 पर मंथ की SIP करना चाहते हैं और मैंने आपको बताए 5 फंड्स, तो आप मिड कैप फंड और नेस्डैक 100 फंड में 5,000 रुपीज़ की SIP कीजिए, और बाकी के जो 3 फंड्स हैं उनमें 10,000 ईच की आप SIP कर लीजिए। इस तरह से आपके 40,000 रुपीज़ 5 फंड में डिवाइड हो जाएंगे। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सोबिता मिश्रा ने। सोबिता जी, आपने बताया कि आप 25,000 रुपये महीने की SIP कर रही हैं और आपकी एज है 38 ईयर्स, और बच्चों की पढ़ाई के लिए आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। आपने कई फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं सभी फंड्स के नाम यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, इस तरह के फंड्स हैं जिनमें आप बिल्कुल SIP जारी रख सकती हैं। लेकिन आपके पास कुछ थीमेटिक और सेक्टरल फंड्स हैं, और फंड्स सभी अच्छे हैं, लेकिन यदि आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो मेरे हिसाब से आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही SIP करें तो ये बेहतर रहेगा। थीमेटिक फंड्स एक समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्री और एग्जिट यहाँ पर पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड, इस फंड ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन क्योंकि आपका नज़रिया बहुत लंबी अवधि का है तो इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स तक सीमित रहें तो ये बेहतर होगा। तो फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, बैंकिंग फंड, PSU फंड, डिजिटल इंडिया फंड, इन फंड्स में आप SIP रोककर डाइवर्सिफाइड फंड्स में SIP का अमाउंट बढ़ा दें तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। सुबिता जी, आपने आगे फॉलोअप क्वेश्चन भी भेजा है जिसमें आपने खुद भी कहा है कि सेक्टर वाले 2-3 फंड्स हैं वो मैं जल्दी बंद कर दूंगी। तो मैंने पहले ही आपको उत्तर दिया कि बिल्कुल आपको उन्हें बंद करना चाहिए, और बस जो पैसा वहाँ से बचेगा उसे आप इन्हीं डाइवर्सिफाइड फंड्स में ऐड कर लें, यानी कि SIP का अमाउंट बढ़ा लें। ये सही रणनीति होगी। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है लोकेश सिंह ने। लोकेश जी, आपने बताया कि आपकी उम्र है 40 साल की और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 8,50,000 रुपीज़। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 2,000 की SIP है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500, HDFC मिड कैप फंड में 1,500 और SBI स्मॉल कैप फंड में 1,000। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में आप 5,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीना। 15 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो आपके पास मिड कैप भी है और अच्छा मिड कैप चुना है आपने। SBI का स्मॉल कैप है वो भी ठीक है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है और आपके पास लार्ज कैप भी है। तो अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप बिल्कुल इसे जारी रख सकते हैं। अब आपने कहा है कि SIP अमाउंट बढ़ाकर 15,000 करना है और प्रेजेंट SIP 6,000 की है, तो आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ अभी बढ़ाना है। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या कोटक फ्लेक्सी कैप को कोटक मल्टी कैप में, SBI स्मॉल कैप को SBI कॉन्ट्रा में, निपॉन इंडिया लार्ज कैप को
निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में स्विच कर सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने अच्छे फंड चुने हैं, आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हैं, उन्हीं में रहिए। यहाँ पर आपको कोई बदलाव की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अब आपको जो 8,000 रुपये निवेश करने हैं, उसके लिए मेरी राय ये है कि आप कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड, इनमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा सकते हैं। यानी कि अभी आप 1500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे बढ़ाकर आप 4,000 रुपये कर दीजिए। और अब आप क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट को 8,000 से बढ़ाना चाहते हैं, मैंने आपको राय दी है कि 2 फंड्स में आपको 2,500 रुपये बढ़ाना चाहिए। तो 5,000 रुपया तो यहाँ पर चला जाएगा, बचे 3,000 रुपये आपके पोर्टफोलियो में एक वैल्यू फंड होगा, तो ये अच्छा रहेगा। और इसके लिए आप यदि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड इसे ऐड कर लें, या फिर SBI कॉन्ट्रा फंड भी आप ऐड कर सकते हैं। कॉन्ट्रा फंड भी करीब करीब वैल्यू फंड जैसा ही होता है। तो या तो आप SBI कॉन्ट्रा फंड या फिर ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को ऐड करने के बारे में विचार कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि 15 साल के बाद आपके पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होगी, तो जिस तरह के फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं, आप 12 से 15% का CAGR यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। मैं 12% के हिसाब से एक कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ, आगे देखते हैं। यदि आपको रिटर्न उससे बेहतर मिले तो और भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो 8,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं। 15,000 की SIP है, और जैसा मैंने कहा 12% के रेट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो करीब 1,18,00,000 रुपये यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। और मेरी राय यह है कि आप स्टेप अप करें। हर साल यदि आप 7% से भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, तो वहीं 15 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जरूर बढ़ाइए और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल, जो पूछा है घनश्याम राजपूत ने। घनश्याम जी, आपने बताया है कि आप कुछ फंड्स में SIP कर रहे हैं। SBI स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपीज़ पर मंथ, SBI मल्टी असेट एलोकेशन फंड में 2,600, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 2,600 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,800 पर मंथ की आपकी SIP चल रही है। और आप कह रहे हैं कि 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे। 20 साल का आपका नज़रिया है। तो आपके पास स्मॉल कैप है, आपके पास में असेट एलोकेशन, मल्टी असेट एलोकेशन फंड है, और साथ ही लार्ज कैप भी है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है। आपके पास मिड कैप फंड नहीं है। हालांकि SBI स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन है वो मिड कैप में भी है। साथ ही पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी थोड़ा एलोकेशन आपको मिड कैप में मिल रहा है। फिर भी मेरी राय होगी कि एक मिड कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे SIP के लिए, तो ये अच्छा रहेगा। और मिड कैप के लिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। बाकी सभी फंड्स अच्छे हैं, आपको इन्हीं फंड्स में SIP करनी चाहिए। यहाँ पर कोई बदलाव की राय मैं नहीं रखता हूँ। और 10,000 रुपये महीने की SIP 20 ईयर्स के लिए 12% का CAGR मैं यदि एज्यूम करता हूँ, और आपने जैसा कहा है कि 10% से आप स्टेप अप करेंगे, तो करीब 1,86 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि रिटर्न्स बेहतर हुए, मान लीजिए 15% का CAGR हम मानकर चलें, तो करीब 2.5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह के रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन आप जब कैलकुलेट करें तो कम पे ही कैलकुलेट करें तो बेहतर है। उम्मीद कीजिए कि रिटर्न्स आपको बेहतर मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो टारगेट है, जो आपकी एजम्पशन है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि 12% के CAGR पर और 10% का स्टेप अप, तो करीब 1,86 लाख रुपीज़। समय समय पर जब भी आपके पास और इकट्ठा पैसा आए, तो तब आप टॉपअप और कर लें और पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें समय समय पर। जब ज़रूरत पड़े तब पोर्टफोलियो में बदलाव भी आप करें, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी राशि आप जुटा पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल, जो पूछा है सतीश कांडपाल ने। सतीश जी, आपने बताया कि आप देहरादून के रहने वाले हैं और आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है 2012 से, और अब आप उन फंड्स को रिडीम करना चाहते हैं। तो आपके सवाल से मुझे ये लग रहा है कि आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट किया उस वक्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था इक्विटी फंड्स पर, और 2018 में ये इंट्रोड्यूस हुआ, और जब इंट्रोड्यूस हुआ तब 10% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता था,
और अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटी फंड्स पर 12.50% के रेट से अप्लाई होगा। तो ऐसे में क्या आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना होगा? तो मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि आपका नुकसान हो गया, जब टैक्स नहीं लगता था उस पर भी आपको टैक्स देना होगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर, तो ग्रैंडफादरिंग का एक बेनिफिट दिया। यानी कि यदि 1 फरवरी 2018 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई हुआ इक्विटी पर, तो 31 जनवरी 2018 को जो आपकी वैल्यू हो चुकी थी वो आपका बेस प्राइस माना जाएगा। तो यानी कि उदाहरण के तौर पर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जिसकी वैल्यू 31 जनवरी 2018 को ऑलरेडी 1.5 लाख हो चुकी थी, और अब जब आप रिडीम करेंगे उस वक्त मान लीजिए वैल्यू हो गई है 3 लाख की। तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और रिडम्पशन के टाइम पर वैल्यू है 3 लाख, तो प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, लेकिन आपको टैक्स 2 लाख पर नहीं देना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 31 जनवरी 2018 को 1 लाख की वैल्यू बढ़कर 1.5 लाख ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अब आपको टैक्स देना होगा सिर्फ 1.5 लाख पर, यानी कि 3 लाख अब वैल्यू है रिडम्पशन के टाइम पर और 1.5 लाख वैल्यू हो चुकी थी एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब आपने इन्वेस्ट किया तब से लेकर 31 जनवरी 2018 तक जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट पर कोई टैक्स आपको नहीं पे करना है। सिर्फ 31 जनवरी 2018 के बाद जो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं उसी पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो 1.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट हो रहा है इस उदाहरण में, तो सिर्फ उस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है वो 12.50% है, इस रेट से टैक्स अप्लाई होगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये उत्तर सुनने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आई होगी। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।